नमस्कार साथियों, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ये उसका 7th एपिसोड है। इससे पहले हम लोग 6 एपिसोड देख चुके हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये एक हिंसक आंदोलन था। दूसरा, इसके समर्थकों को ईश्वर के सेवक के नाम से भी जाना जाता था। तीसरा, इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार द्वारा किया गया था। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और 3 और डी जो अंतिम ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो देखिए, पहला कथन हम लोगों ने देखा था कि ये जो आंदोलन था वो गांधीवादी आंदोलन से प्रभावित था और ये अहिंसक आंदोलन था, ना कि हिंसक। तो ये तो ठीक होगा नहीं। दूसरा, इसके समर्थकों को ईश्वर के सेवक के नाम से जाना जाता था, ये हम लोगों ने देखा था, सही ऑप्शन था। तीसरा, इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार द्वारा किया गया था, ये भी ठीक ऑप्शन था। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन की सहायता से आप इसका सही उत्तर चुनिए। इसमें भी एक स्टेटमेंट इंक्लूड है तो ये तो ठीक हो नहीं सकता, इसमें भी है तो ये भी ठीक नहीं हो सकता, और जो डी है इसमें भी पहला कथन इंक्लूड है तो ये भी ठीक नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा ऑप्शन? सिर्फ बी। तो इस प्रकार इसका सही जवाब बी ऑप्शन होगा। अब हम लोग आज के सेशन के सवालों पर आते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई? पहला ऑप्शन डूरंड योजना, दूसरा ऑप्शन बेवेल योजना, तीसरा ऑप्शन मार्ले मिंटो योजना और जो डी ऑप्शन है माउंटबेटन योजना। तो इसका सही जवाब जो है डी ऑप्शन है, यानी माउंटबेटन योजना। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, 1813 चार्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके तहत शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। दूसरा, इस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार की छूट दी गई थी। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन केवल 1, दूसरा ऑप्शन केवल 2 और जो तीसरा ऑप्शन है सी 1 और 2 दोनों, और जो डी अंतिम ऑप्शन है ना तो 1 और ना तो 2। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1813 चार्टर एक्ट के बारे में। जो भी जो इसमें शिक्षा का प्रावधान किया गया था वो 1 लाख रुपए का था, ये तो ठीक होगा। दूसरा, इस चार्टर के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की भी छूट दी गई थी, ये भी ठीक है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, तो इसका सही जवाब जो होगा सी ऑप्शन होगा, यानी 1 और 2 दोनों। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया था? पहला ऑप्शन है 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम और दूसरा ऑप्शन है 1858 का भारत शासन अधिनियम और तीसरा ऑप्शन है 1935 का भारत शासन अधिनियम और जो डी अंतिम ऑप्शन है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसका सही जवाब जो है डी ऑप्शन है, यानी 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ किया? पहला ऑप्शन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, दूसरा ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और तीसरा ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1935 और डी जो अंतिम ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919। इसका सही जवाब जो है भारत शासन अधिनियम 1919। आपको पता होगा इसे माउंटफोर्ड चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है आपको। तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल 5, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया, आपको पता होगा, ये तो ठीक है। दूसरा, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ब्रिटिश संविधान से नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था, तो ये तो कथन ठीक होगा नहीं। तीसरा, भारत के संविधान में राज्यों को समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, तो ये तो ठीक होगा। आपको पता ही होगा कि 3 सूचियां हैं, जिसमें एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। जो पहली सूची है संघ सूची, उस पर संघ का अधिकार है सिर्फ कानून बनाने का, और दूसरी राज्य सूची, उस पर सिर्फ राज्य कानून बना सकता है, और तीसरी जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून लागू होगा, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मेथड ऑफ एलिमिनेशन की सहायता से कौन सा कथन सही है। दो वाला ठीक नहीं है तो इसमें अभी दूसरा इंक्लूड है तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी है तो ये भी नहीं हो सकता, डी में भी है। तो इसका सही जवाब जो होगा 1 और 3 यानी सी ऑप्शन, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा मैं आपको पहले यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जो भारत की प्रस्तावना है या उद्देशिका, उसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976, ये डेट भी आपको याद रखनी है, 1976 में श्रीमती गांधी, जिनको आप इंदिरा गांधी कहते हैं, द्वारा संशोधित किया गया था और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, इसी को धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा अखंडता। ये 3 शब्द संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। पहला ऑप्शन है ये संविधान का एक भाग है। तो जो भी केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, उसमें जो न्यायपालिका है उसने माना था कि जो भी उद्देशिका है या प्रस्तावना वो संविधान का भाग है, तो ये तो ठीक है। दूसरा शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव इसका एक भाग था। इसका अर्थ है कि जो पंथ निरपेक्ष शब्द है वो प्रस्तावना में, जो मूल प्रस्तावना थी, पहले से ही था। तो अभी देखिए मैंने देखा था, हमने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, ना कि मूल प्रस्तावना में था, तो ये तो ठीक हो नहीं सकता। तीसरा, इसमें संशोधन किया जा सकता है, ये हम लोगों ने देखा था कि इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया। और डी जो ऑप्शन है 1976 में, इसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, ये भी हमने देखा था अभी। तो इसका सही जो जवाब होगा बी ऑप्शन, यानी जो पंथ निरपेक्ष शब्द है इसमें पहले से ही नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन से पहले कौन से शब्द शामिल थे, यानी जो मूल प्रस्तावना थी उसमें कौन कौन से शब्द थे। पहला समाजवादी, अभी हम लोगों ने देखा था, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी। दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। अब देखिए पहला है समाजवादी, दूसरा लोकतंत्रात्मक, और तीसरा अखंडता, और चौथा पंथ निरपेक्ष। तो देखिए ये तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो ये तो मूल प्रस्तावना में हो नहीं सकते 3 शब्द, तो पहला भी नहीं हो सकता ऑप्शन, और डी इसमें भी पहला इंक्लूड है तो ये भी नहीं सकता, और तीसरा भी नहीं अखंडता। तो बचा कौन सा ऑप्शन, सिर्फ केवल 2, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं, यानी भारत में कितने स्टेट और यूटी, जिन्हें यूनियन टेरिटरी स्टेट भी कहते हैं आपको बताना है। तो पहली बात मैं आपको कुछ बात यहाँ पे बेसिक बता देना चाह रहा हूँ, ध्यान रखना है। 2014 तक जब तेलंगाना का गठन हो गया था, तब तक इसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना थे। अब उसके बाद क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर से शेष दर्जा जब वापस ले लिया गया, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, जम्मू कश्मीर, इससे क्या किया गया था, एक तो जम्मू कश्मीर बना, दूसरा लद्दाख, इसमें विधानसभा को रखा गया, विधानसभा के साथ संघीय राज्य, और इसमें विधानसभा नहीं थी। तो ये 2 संघ शासित प्रदेश तो बन गए। अब क्या हुआ, तो 29 राज्य हो गए, वो सॉरी 28 राज्य हो गए, क्योंकि एक राज्य भी तो कम हो गया ना, पहले जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था, तो एक इसमें से कट जाएगा, और जो इधर जो बढ़ेंगे, दो जो 7 थे वो 2 और बढ़ जाएंगे, 9 हो जाएंगे।
और इधर 28। तो 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान रखना है। जो दमन द्वीप था, दमन एंड दीप तथा दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे ना, इनको इंक्लूड करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश, जब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया इनको मिला के, अब देखिए जब इसमें 2 थे, एक ही बना दिया गया तो एक कम हो जाएगा, तो 8 बचेंगे। वर्तमान में कितने हैं, 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए इसमें ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 28 राज्य एवं 9 संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा 29 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र, और सी ऑप्शन 28 राज्य एवं 10 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र एक ही बात है, आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन है 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र। तो अभी हम लोगों ने देखा वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं या केंद्र शासित प्रदेश। तो सही जो इसका जवाब होगा डी ऑप्शन, आपको ध्यान रखना है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाह रहा हूँ कि जो भारतीय नागरिकता है, इंडियन सिटीजनशिप, उसको 5 तरह से प्राप्त किया जा सकता है। पहला, पंजीकरण द्वारा, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा क्षेत्र सम्मेलन के आधार पर, और चौथा जो है देशीयकरण के आधार पर, और पांचवा जन्म से। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पे, सही ऑप्शन पहला है जन्म से, दूसरा किसी भूभाग के सम्मेलन से, सी देशीकरण द्वारा, डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ये तीनों तो हैं, ये वाला नहीं है, डी ऑप्शन, तो यानी इसका सही जवाब डी होगा, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है आज के सेशन का अंतिम सवाल, समाज में समानता होने का एक निहितार्थ ये है कि उसमें, पहला ऑप्शन प्रतिस्पर्धा का अभाव है, बी स्वतंत्रता का अभाव है, डी विशेषाधिकारों का अभाव है, डी अवरोधों का अभाव है। तो जो भी सोसाइटी है उसमें इक्वलिटी लाने के लिए आपको पता ही होगा, किसी भी समुदाय या वर्ग को जो भी विशेषता या विशेष अधिकार दिए गए हों वो ना दिए जाएं तो समाज में इक्वलिटी आ जाएगी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन होगा, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आज के सेशन के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। पहला, भारत का राष्ट्रपति, दूसरा भारत की न्यायपालिका, और तीसरा भारत की संसद, और डी इनमें से कोई नहीं। इस अभ्यास प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। हम लोग अगले एपिसोड में आपसे इस अभ्यास प्रश्न के जवाब के साथ तथा कुछ नए सवालों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।